तुमने जो बेचारे महीन के साथ किया है ना, वो आज भी पाप है और कल भी रहेगा। जी मैं मिस्टर राजीव कोहली की सेक्रेटरी रीटा बोल रही हूँ। रीटा? जी उन्होंने मैसेज दिया है कि वो जो डिनर आपके साथ अरेंज किया था ना, वो कैंसिल करना पड़ेगा। आपने जो तकलीफ उठाई मुझे मैसेज देने के लिए, उस बात का शुक्रिया। गुड नाइट सुजाता। पहले बेधड़क गलती करना, फिर बेशर्मी से माफी मांग देना, उनकी परंपरा होती जा रही है। सुनील, शब्दों का इस्तेमाल सही करो। ही इज माई फादर। आई एम सॉरी। सोनू, मैं फिर जल्दी से आऊंगी। अभी मुझे तुम्हारे पापा से कुछ बात करनी है, इसीलिए तुम सोने की कोशिश करो। तुम तो मोहब्बत की बातें करते थे, तुम्हें पसीना आ जाता है। क्या करूं मेधा, जब दिल ना होकर वाटर पंप की तरह चलता है ना, तो पसीना तो आएगा ही ना। क्यों, है ना? मैं यहाँ तुम लोगों को मिलाने के लिए बिल्कुल नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें ये सलाह देने आई हूँ कि तुम स्वेतलाना को कानूनी तौर पर तलाक दे दो। कि तुम स्वेतलाना को कानूनी तौर पर तलाक दे दो। यानी रिश्ते का जो एक एहसास बचा है, जो एक नामो निशान बचा है, उसे भी मिटा दूं? रोनी, स्वेतलाना को तलाक देने से तुम्हारे और स्वेतलाना के रिश्ते में कोई फर्क नहीं आने वाला है। अभी जो वो है उससे ना वो बेहतर होगा ना बदतर। स्वेतलाना चाहती है कि मैं उसको टोटली मुक्ति दे दूं, और इसीलिए उसने तुम्हें मेरे पास भेजा है ना? नहीं, स्वेतलाना बिल्कुल नहीं जानती कि मैं तुम्हारे यहाँ ये बात करने आई हूँ। दिस इज कंप्लीटली बिटवीन यू एंड मी। स्वेतलाना को कोई और मिल गया है ना, कोई और उसकी जिंदगी में आ गया है। हो सकता है रोनी, और अगर ऐसा है और वो किसी और से शादी करना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसमें रुकावट बनना चाहिए। मैं आज तक कभी भी स्वेतलाना के लिए रुकावट तो बन ही नहीं पाया। उसने हमेशा वही किया जो उसने चाहा, और आज अगर वो शादी करना चाहती है तो उसे कहो कि शादी कर ले। डाइवोर्स की क्या जरूरत है? लेकिन रॉनी, डाइवोर्स देने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? देविका, रिश्ते की एक खाली बोतल है जो मेरी तन्हाई के किसी कोने में पड़ी हुई है, उसे वहीं रहने देते हैं ना। रॉनी, मेरी सलाह मानो। तुम स्वेतलाना को ये डाइवोर्स दे दो, उसे भी तसल्ली हो जाएगी और तुम्हारी तन्हाई का ये बोझ हट जाएगा। Put an end to it now, come on. Think about it, okay? कहाँ खो गए साहब? कोई शेर सोच रहे हैं क्या? शेर तो तब थे शंकर जब जिंदगी में कुछ उम्मीद थी, और जब उम्मीद नहीं है तो शेर भी गीदड़ बन गए। साहब जी, आपने बहुत गहरी बात कर दी। अपने पल्ले कुछ भी नहीं पड़ी। गहरी बात पल्ले बांधने से क्या होता है शंकर? लोग गहराई में गोता लगाते हैं तो मोती लेकर आते हैं, और हम दर्द लेकर। साहब जी, अपने पल्ले कोई भी बात नहीं आई, लेकिन अपने को इतना समझ में आ गया है कि आप जो बातें कर रहे हैं इसमें वो दुख और वो मायूसी, वो सारी बातें हैं इसमें। आपको किस बात की परेशानी है साहब जी? शायद सफर पे जाने से पहले की परेशानी।
आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, प्रतापगढ़। कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए ये तो किसी जोशी से पूछकर बताना पड़ेगा कि मेरी उम्र के दिन कितने बाकी हैं। साहब जी, अपने समझ में नहीं आया। उम्र के दिन मतलब क्या आप वापस नहीं आएंगे? नहीं, अपनी जिंदगी के बचे खुचे दिन मैं वहीं बिताना चाहता हूँ। साहब जी, अचानक ये प्रोग्राम? यहाँ आकर जो गम मुझे मिले हैं शंकर, मैं अगर एक एक करके गिनाऊं तब तुम कहोगे कि जो हो रहा है वो एकदम नहीं हो रहा है। साहब जी, आपको किसने गम दिया है? बाप के बुढ़ापे को गम सिर्फ औलाद ही दे सकती है। मैं करण को रफ्ता रफ्ता बर्बाद होते नहीं देख सकता, और उनका बर्बाद करने का जुनून उसे खुद बर्बाद कर रहा है। ये बात आपने साहब जी 16 आना पक्की बोली है। काश ये बात एक आध आना गलत होती। काश करण मेरा दर्द, मेरा गम समझ सकता। काश करण छोटा सा तुतली भाषा में बोलता हुआ बच्चा होता तो मैं उसे पापा कहना सिखाता। लेकिन करण बहुत बड़ा हो गया है, 25 साल का। एक बात के लिए बहुत सवाल हैं उसके पास, जिनका शायद मेरे पास जवाब नहीं। क्या कह रही है तू? केशव का कत्ल मल्होत्रा खानदान में से किसी ने करवाया है? ये शक तेरे दिमाग में किसने डाला? करण ने। करण ने? लेकिन करण को तो तू अच्छी तरह से जानती है बेटे। उसने तुझे कितने धोखे दिए हैं, कितने गच्चे किए हैं उसने तेरे साथ। मम्मी, इस बार करण झूठ नहीं बोल रहा है। हाल ही में रक्षंदा की मौत की वजह से जो उसे सदमा पहुंचा है, तो वो रक्षंदा का नाम लेकर झूठ नहीं बोलेगा। और रक्षंदा ने जब ये सब बताया था मरते वक्त, उस वक्त ऋषभ भी वहां मौजूद था। तो मैं करण की सच्चाई ऋषभ से जांच सकती हूँ। लेकिन आज तक तो तू करण पर शक कर रही थी। तू ही तो कहती थी कि मम्मी, केशव... वो मेरी गलतफहमी थी। ये बात तो पक्की है कि करण ने ना तो केशव का कत्ल किया है, न करवाया है। और वो जो भी है वो मल्होत्रा खानदान में मौजूद है। मल्होत्रा खानदान में कोई औरत भी हो सकती है? मुझे नहीं लगता। शुरू में मेरा शक रंजना देवी पर जाता था, लेकिन रंजना देवी भले ही अपने पति का कत्ल करवा दे, वो ऋषभ के पिता का कत्ल कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऋषभ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और सोसाइटी में उनकी जो भी इज्जत है वो केशव मल्होत्रा की पत्नी होने की वजह से है। हाँ, ये तब मुमकिन होता जब करण केशव के कत्ल की साजिश में शामिल होता। और रंजना देवी के अलावा मल्होत्रा खानदान में सिर्फ निशी बचती है, जिसका इस कत्ल करने से कोई फायदा नहीं हो सकता। फिर भी मुझे नहीं लगता कि मल्होत्रा फैमिली में से किसी ने इसका कत्ल किया होगा। है इस फैमिली में से कोई। बेटे, राव साहब के वकील आए। माँ जी, आप राव साहब का वकील ना कहकर मुझे राव साहब का दोस्त कहती तो मेरे लिए ओहदा आगे चलकर और आगे बढ़ जाता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राव साहब की दोस्ती गले में गोल्ड मेडल की तरह थी, जो चंद खुशकिस्मतों के नसीब में थी। माफ कीजिएगा, मैं आपको रात को तकलीफ देने आया हूँ। कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इन चीजों का मैं क्या करूं। कौन सी चीजें? कुछ सामान तो लॉ कॉलेज में सजवा दिया गया है, और कुछ राव साहब की पर्सनल चीजें हैं जो मैं आपको देने आया हूं। ओके। अच्छा, अब मैं चलता हूं। थैंक यू। गुड नाइट। तो इन सब चीजों का क्या करेगी? मम्मी, मेरे लिए ये सारी चीजें राव साहब की जायदाद है।
कहानी ने दूसरा मोड़ ले लिया, वरना बात इतनी सीरियस नहीं थी। Oh, really? तो वो पहले वाला मोड़ कौन सा था जो कहानी ने नहीं लिया? ऋषभ, मेरा एक बड़ा मासूम सा प्रोग्राम था कि आज तुम्हारे साथ घर पर ही डिनर किया जाए। मैंने खाना भी बना लिया है और तुम्हारे घर के बर्तनों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। अब अमिता 2 मिनट दो, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर कहीं बाहर डिनर पे चलते हैं। हाँ? अरे बाहर क्यों? मैंने कहा ना मैंने खाना बना लिया है। आज मेरे हाथ का बना खाना खाने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए मिस्टर ऋषभ। मेरा फिर कभी। हाँ, आज बाहर चलते हैं ना? हाँ प्लीज। लेकिन क्यों बाहर? क्यों? अब ऐसे ही, और क्यों? मतलब अब हाँ, दरअसल आज घर पे बैठने का मूड नहीं है, घुटन हो रही। घर पे बैठने का मूड नहीं है या कोई और वजह है? ऋषभ, मैं इतनी तैयारी करके तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम। मेरा सॉरी, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं आज यहां रुक गया तो इससे कहीं ज्यादा बुरा होने के आसार मुझे नजर आ रहे हैं। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। क्या बुरा हो जाएगा? एक दिन रुक जाओगी तो क्या बुरा हो जाएगा? प्लीज, क्यों बहस कर रही हो तुम? मुझे जवाब चाहिए ऋषभ। तो ठीक है, फिर सुनो। मैं नहीं जानता कि आज तुमने जो कुछ भी किया है वो किसी जज्बे में किया या फिर किसी उम्मीद में किया है। हो सकता है कि चोर मेरे दिल में हो, लेकिन आज तुम्हारा इस तरह आना, मेरे किचन में घुसना, अपने हाथों से मेरे लिए खाना पकाना, मेरा इंतजार करना, इन सब बातों की वजह से मुझे तुझसे प्यार, वही प्यार जो एक जमाने में मैं तुम्हारे लिए महसूस किया करता था, वही प्यार जिससे मैं डरता हूं। मैंने अपने दिल पर एक अंकुश लगा रखा था जो आज अचानक हट गया। मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ बनना चाहता हूं, और उस अंकुश को उस वक्त तक नहीं हटाना चाहता जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊं। लेकिन आज तुमने जो कुछ भी किया है वो मेरे लिए एक खास रिश्ते के बहुत करीब है। एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में मैं ना सोचना चाहता हूं, मैं तैयार हूं। तुम जाकर चेंज कर लो ऋषभ, हम बाहर ही डिनर करेंगे। तुम्हें याद है राव साहब का ये मफलर? इसमें उनके जज्बातों की गर्माहट अभी भी है। हमेशा गले के इर्द गिर्द लटका रहता था। उस गले के इर्द गिर्द जिसने धीमी आवाज में मुझे जाने कितने ऊंचे फलसफे समझाए थे। इसे छू भर लेने से जाने मेरी कितनी उलझनें सुलझ जाएंगी। उनका ये पेन हमेशा उनके पास रहता था। मेरे सामने उन्होंने जब भी कुछ लिखा था इसी के साथ लिखा था। एक दिन मैंने मजाक में पूछा कि ये पेन इतना अजीज है, शायद किसी खास शख्स का तोहफा होगा। उन्होंने कहा, मेरे पास तोहफा देने वाला कौन है? तुम्हें ताज्जुब होगा, मुझे जिंदगी में कभी किसी ने तोहफा नहीं दिया। जानते हो मम्मी, ये कहने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मेरी आंखों में आंसू। उस दिन अचानक मुझे राव साहब के आसपास वो न दिखने वाला वीरान रेगिस्तान दिखा था। बेटे बस कर, बस कर। मुझे इस पर उन उंगलियों के निशान नजर आ रहे हैं मम्मी, क्योंकि यही निशान मेरे सर पर बने होंगे, क्योंकि उनका हाथ हमेशा मेरे सर पर रहा है। ये चश्मा जिसके उस पार से मैंने सिर्फ सच्चाई झांकते हुए देखी है।
मम्मी, ये उनकी पर्सनल डायरी होगी। इसे रहने दे बेटे, बाद में पढ़ लेना। बहुत रात हो गई है, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, आज ईरानी शॉप में केशव ने स्वेतलाना के सामने शादी का प्रपोजल रखा। स्वेतलाना का जवाब सिर्फ खामोशी था। केशव ने भी बाकी दिन खामोशी में गुजारा। आज ही बेवजह की पार्टी, एक फोन कॉल के बाद। वजह शायद थी, लगता है स्वेतलाना ने हाँ कर दी। स्वेतलाना ने बच्ची को जन्म दिया। वो बच्ची उतनी ही प्यारी लगती है जितना प्यारा प्यार होता है। केशव और स्वेतलाना की खुशियों पर आकर लगा दूसरा चांद। नेहा। खबर मिलते ही नर्सिंग होम में केशव ने नामकरण कर दिया। केशव नहीं रहा। मौत का तजुर्बा मुझे भी हो गया। मेरे अंदर भी बहुत कुछ मर गया। उस एक्सीडेंट में सिर्फ केशव की नहीं कई लोगों की मौत हो गई। केशव की मौत हादसा नहीं, खून है। शक देविका पर, सिर्फ शक। देविका केशव के साथ अपनी जान देने वाली औरतों में से नहीं है। ये किसी और की साजिश है। इटली से अकेला लौटा। केशव के बाद मेरा अकेलापन बहुत ज्यादा अकेला हो गया। सबसे पहली जिम्मेदारी केशव की नई वसीयत स्वेतलाना के हवाले करना है और फिर बताना है कि वहां की पुलिस केशव के कत्ल के बारे में क्या कहती है। पूजा, आओ। आजकल तुम ही हो जिसका मुझे थोड़ा बहुत इंतजार रहता है। करण, इतनी सारी खाली शराब की बोतलें यहाँ क्या कर रही है? ऐसे ये मेरी जिंदगी का खालीपन दूर करने की कोशिश में खाली हो गई बेचारी। यानी ये सारी शराब तुमने पी है? हर आदमी को बाहर के सुराग नजर आते हैं। बाहर के सुराग दिखते हैं सबको, अंदर क्या तब्दीलियां हो रही है अगर वो तुमने देखा होता तो तुम ये पूछती कि इतने सारे गम कहां से मिल गए मुझे। करण, मैं तुम्हारे गम समझती हूँ, लेकिन शराब ये गलत है। नहीं, इसका मतलब तुम मेरा गम नहीं समझी, वरना तुम्हें तो ताज्जुब होता कि मैं जिंदा कैसे हूं। मेरे ताज्जुब की बात छोड़ो। अगर रक्षंदा तुम्हें इस हालत में देखती या इस वक्त देख रही हो तो उस पर क्या बीतती? देख रही है, उसे सब समझ में भी आ रहा है और वही जानती है कि मुझ पर क्या बीत रही है। तुम तो उसे दोहरी मौत मार रहे हो। अपने आप को उसके मौत के गम में मत मारो, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। पूजा, रक्षंदा पहली बौछार थी। गमों के इस बरसात में सिर्फ एक ही गम नहीं है। रक्षंदा थी तब सब कुछ ठीक चल रहा था, या शायद रक्षंदा थी इसलिए ऐसा लग रहा था कि सब ठीक है, या शायद उसने मेरे सुकून को हिफाजत से रखा था, या वगैरह। उसके जाने के बाद बाकी जो दर्द थे वो जैसे एक साथ झपट के आ गए, दबोच लिया मुझे एक साथ। किस दर्द की बात कर रहे हो तुम करण? कौन कौन से दर्द की बात कर रहा हूं मैं, ये पूछो। कौन कौन से दर्द की बात कर रहा हूं? ये खड़े, ये लाइन लगा के खड़े हैं पीछे। मल्होत्रा इंडस्ट्री के लिए जो मैं इतने सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं, आज मुझे मां कहती है कि वो लड़ाई बेमानी थी, बेकार थी। जुनून सवार था कि मल्होत्रा इंडस्ट्री का नाम मैं मिट्टी कर दूंगा। लेकिन रंजना देवी ऐसी सच्चाई बतलाती है जिससे मुझे अचानक महसूस होता है कि मैं पागल आदमी हूं जो बिना वजह तलवार लिए घूम रहा हूं, हवा में तलवार चला रहा हूं।
मकसद छीन लिया मुझसे, रक्षंदा को छीन लिया मुझसे, और अब साजिश रच रही है किस्मत मेरे खिलाफ, मुझे एक बार फिर से लावारिस बनाने की।